नेक्स्ट है हमारे पास रिमूवेबल अप्लायंसेस। तो ये दो सेक्शंस में बेसिकली एक्सप्लेन होंगी सारी। एक थियोरेटिकल जो इस वीडियो में होगा सारा, और एक जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो आपकी क्लिनिकल बेस्ड होगी, यानी उसमें हम कुछ क्लैस्प्स और जो रिमूवेबल अप्लायंसेस हैं उनके कंपोनेंट्स और फीचर्स खुद अप्लायंस के साथ देखेंगे। तो जो रिमूवेबल अप्लायंस होती है उसके कुछ जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, वो ये हैं कि एक तो क्योंकि ये उतारी जा सकती है और लगाई जा सकती है, तो इसमें ओरल हाइजीन पेशेंट के लिए जो है मेंटेन रखना वो इजी होता है, जबकि फिक्स्ड अप्लायंसेस में ओरल हाइजीन मेंटेन रखना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर वो ये है कि रिमूवेबल अप्लायंस के अंदर पेशेंट की कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी होती है। अगर वो पहनेगा नहीं तो आप ऑब्वियसली उसकी जो डिज़ायर्ड मूवमेंट है वो नहीं होगी। तो इंटरनली मोटिवेटेड पेशेंट जो होता है वो रिमूवेबल अप्लायंस के लिए ज़्यादा फीजिबल रहता है, अगर उसकी जो मैल ऑक्लूजन है वो रिमूवेबल अप्लायंस से ठीक हो सकती है। तो और फिर तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो टाइप ऑफ मूवमेंट से रिलेटेड है। तो जो रिमूवेबल अप्लायंसेस होती हैं उनमें जो एक्टिव कंपोनेंट होता है वो बेसिकली दांत के एक पॉइंट पे टच कर रहा होता है, ये वन पॉइंट कांटेक्ट होता है उसका, और वो क्राउन पे होता है। तो जो ज़्यादा कम्प्लेक्स मूवमेंट्स हैं वो आपकी रिमूवेबल अप्लायंसेस से नहीं हो सकती। तो ये बेसिकली आपकी सिर्फ सिंपल टिपिंग करवाते हैं दांतों की, जबकि जो आपकी फिक्स्ड अप्लायंसेस होती हैं उससे आप बाकी रोटेशंस, डी रोटेशंस, बॉडीली मूवमेंट, इंट्रूजन, एक्सट्रूजन, ये सारा कुछ करवा सकते हैं। अब रिमूवेबल अप्लायंस जो होती है आपकी, उसके बेसिकली तीन पार्ट होते हैं या तीन कंपोनेंट्स होते हैं। एक आपकी वो पूरी प्लेट बनी होती है जिसने बेसिकली आपकी जो अप्लायंस है उसको मतलब पहनने के लिए वो बनी होगी कि प्लेट जो है उसके ऊपर आपके बाकी सारे कंपोनेंट्स लगेंगे। प्लेट जो है वो बेसिकली आपकी मिकोजा को टच हो रही होगी और वहाँ से सपोर्ट ले रही होगी, और बेसिकली एंकरेज भी है किसी हद तक ये देती है आपकी अप्लायंस को। और फिर उसके अंदर आपके प्लेट के अंदर ही एक्टिव कंपोनेंट्स लगे होते हैं प्लेट के साथ, यानी एक्टिव कंपोनेंट्स वो पार्ट्स होंगे जिन्होंने आपकी जो अप्लायंस है उससे वो काम करवाना है जिसके लिए वो लगाई जा रही है, यानी जो भी उसने टूथ मूवमेंट करवानी है वो एक्टिव कंपोनेंट ने करवानी है। और तीसरी जो चीज़ होती है वो रिटेंटिव पार्ट होता है। रिटेंटिव पार्ट का मतलब है जो उस अप्लायंस को, सारी अप्लायंस को रिटेंशन दे रहा है, यानी जो उसको डिसलॉज नहीं होने देगा मुंह से। और बेसिकली रिटेंटिव कंपोनेंट ही आपकी मेजर एंकरेज देता है रिमूवेबल अप्लायंसेस के अंदर। तो ये तीनों कंपोनेंट्स जो हैं ये एक एक करके हमने एक्सप्लेन करने और देखने के क्या होता है। तो सबसे पहले हमारे रिटेंटिव कंपोनेंट्स हैं। रिटेंटिव कंपोनेंट्स बेसिकली क्लैस्प होते हैं जो रिमूवेबल अप्लायंसेस में लगते हैं, और वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। और क्लैस्प्स का बेसिकली फंक्शन ये होता है कि वो अंडरकट्स को इंगेज करते हैं। दांतों में जो एरिया मैक्सिमम कन्वेक्सिटी के नीचे पड़ा होता है उस एरिया में क्लैस्प्स जाते हैं, और मतलब जब उनको आप ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे अप्लायंस को निकालने की, तो क्योंकि जो क्लैस्प जिस एरिया में पड़ा हुआ है उससे ऊपर मैक्सिमम कन्वेक्सिटी है, यानी उससे ऊपर जो टूथ है वो ज़्यादा बड़ा है, तो वो ऊपर की तरफ नहीं आएगा ईजीली। तो ये बेसिक कंसेप्ट है क्लैस्प का कि वो अंडरकट्स को इंगेज करता है। अब अंडरकट्स कौन से होते हैं दांत में? तो बेसिकली एक्लूजल सरफेस को छोड़ दें तो चार सरफेसेस हैं दांत की: बकल, लिंगुअल और मीजिलोडिस्टल। तो इन चारों एरियाज़ पे आपके अंडरकट्स होते हैं, यानी जिस पॉइंट पे उस सरफेस की मैक्सिमम कन्वेक्सिटी है उससे नीचे का जो एरिया है वो आपका अंडरकट होता है। तो कुछ क्लैस्प जो हैं वो बकल और लिंगुअल आपके अंडरकट्स को इंगेज करते हैं, और कुछ क्लैस्प जो हैं आपके वो जो मीजिलोडिस्टल अंडरकट्स हैं उनको इंगेज करते हैं। तो जो डिफरेंट क्लैस्प्स हैं उनकी डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे पहले आपका सर्कमफेरेंशियल क्लैस्प है, या सी क्लैस्प जिसको कहते हैं। सी क्लैस्प जो है वो सिंपल है कि जहाँ मतलब पैलेटल साइड या लिंगुअल साइड पे जहाँ पे आपकी प्लेट है वहाँ से ये एक्रेलिक से बाहर आएगा, और टूथ को इसने एनसर्कल करना है सिंपली। हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द टूथ से ज़्यादा इसने आपके दांत को एनसर्कल करना है, और इवेंचुअली ये बकल साइड के अंडरकट को इंगेज करेगा। यानी ये क्लैस्प आपका जो फंक्शनल कंपोनेंट होगा इसका एंड जो होगा वो बकल साइड पे होगा और बकल अंडरकट को इंगेज कर रहा होगा। तो यूजुअली जब आप ये वाला क्लैस्प यूज़ करते हैं प्रोस्थेटिक्स में,
यानी जब आपने डेंचर में ये क्लैस्प इनकॉर्पोरेट करना होता है तो वही डेंचरलेस एरिया के साथ से जा रहा होता है। तो उसमें जो आपका बकल सरफेस पे पार्ट आता है वो मीजियल साइड से या डिस्टल साइड से, जहाँ पे भी आपका डेंचरलेस एरिया, वो सिंपली वहाँ से गुजर जाता है और पीछे एक्रिलिक की प्लेट में चला जाता है। लेकिन क्योंकि इस केस में कोई डेंचरलेस स्पेस नहीं होगी, हमने ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के लिए उसको अप्लायंस देनी है, तो जब आपका बकल एरिया से जो क्लैस्प है सारा वो गुजर जाएगा तो फिर वो क्लूजल एम्ब्रेजर के अंदर से पास करके फिर एक्रिलिक की प्लेट में जाएगा। ये सिंपल थोड़ा सा डिफरेंस है। जो ऑर्थोडोंटिक अप्लायंस के लिए सी शेप क्लैस्प यूज़ होगा और जो हमारा प्रोस्थेटिक डेंचर्स में सी क्लैस्प होगा उसके अंदर। फिर है हमारे पास जैक्सन्स क्लैस्प। तो जैक्सन्स क्लैस्प जो है ये तकरीबन सी शेप जैसा ही है, लेकिन ये मतलब टोटल टुक्स को इनसर्कल करता है। यानी एक क्लूजल एम्ब्रेजर से फॉर एग्जांपल 6 पे अगर लगा रहे हैं तो उसके मीजियल क्लूजल एम्ब्रेजर में से एक उसका एंड गुजरेगा और डिस्टल क्लूजल एम्ब्रेजर से दूसरा। तो ये दोनों साइड्स से गुजरेगा, दोनों क्लूजल एम्ब्रेजर से, और पिछली तरफ जाके आपका एक्रेलिक की प्लेट के अंदर चला जाएगा। और इसके जो अंडरकट्स इंगेज इसने करने हैं, इसने बकल भी करने हैं और इसने प्रॉक्सिमल भी करने हैं, यानी मीजियल डिस्टल अंडरकट्स भी इसने इंगेज करने हैं साथ। फिर आपका आ जाता है एडम्स क्लैस्प। एडम्स क्लैस्प बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट है और इसके अच्छे मतलब ये इजी टू मेक है, सिंपल। एक प्लायर आपको चाहिए, वायर चाहिए, उससे आप एडम्स क्लैस्प बना सकते हैं। कोई स्पेशल उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स नहीं चाहिए। ये आप डिसिजुअस टीथ पे भी लगा सकते हैं, परमानेंट पे भी लगा सकते हैं। जो अभी टीथ प्रॉपरली पूरा इरप्ट नहीं हुए और उनमें अंडरकट्स नहीं है, फॉर एग्जांपल जिस तरह बकल अंडरकट अभी नहीं निकला हुआ उसका, तो भी ये यूज़ हो सकता है क्योंकि इसने प्रॉक्सिमल अंडरकट्स को इंगेज करना होता है। उसके अलावा जो इसकी रिटेंशन होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है। तो एडम्स क्लैस्प बेसिकली इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। 2 एरो हेड्स होते हैं जो 2 आपके आप समझ लें अंडरकट्स को इंगेज करने वाले पार्ट्स होते हैं। उन दोनों को कनेक्ट करने वाला जो एक वायर का पार्ट होता है उसको ब्रिज कहते हैं। और फिर यहाँ से दोनों साइड से ये क्लूजल एम्ब्रेजर से पास होता हुआ एक्रेलिक की प्लेट में चला जाता है दोनों साइड से। तो ये सिंपल उसका डिज़ाइन है। बाकी जब इसको क्लिनिकली देखेंगे तो उसमें ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। बहरहाल ये यूजुअली सबसे कॉमनली यूज्ड क्लैस्प है ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस के अंदर। तो उसकी फिर कुछ मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन इस तरह है कि मतलब इसी क्लास के साथ आप मज़ीद रिटेंशन के लिए या फिर कोई और अप्लायंस इसके साथ अटैच करने के लिए आप मुख्तलिफ़ चीज़ें इसमें ऐड कर देते हैं। तो उनमें जो डिफरेंट हैं मॉडिफिकेशन, उसमें आपका एडम्स क्लैस्प विद सिंगल एरो हेड है। तो ये पार्शियली रिप्टेड मोलर्स के अंदर आप यूज़ करेंगे कि उसमें एक एरो हेड होगा मीजियली, डिस्टली एरो हेड कोई नहीं होगा। सिंपल वो दांत को इनसर्कल करके आपका चला जाएगा एक्रेलिक की प्लेट के अंदर। फिर उसमें जे हुक हो सकती है, ऐड कर सकते हैं आप, हीलिक्स से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इन दोनों का फंक्शन ही होगा कि इसमें इलास्टिक्स जो हैं वो लगाए जा सकते हैं। इलास्टिक्स की एग्जांपल आप ले लें, पावर चेन जिस तरह होती है, तो आपके पास एक एडिशनल कंपोनेंट आ जाएगा उस रिमूवेबल अप्लायंस के अंदर जिसमें आप इलास्टिक्स भी लगा सकते हैं। फिर आपके पास एडिशनल एरो हेड आ जाएगा। एडिशनल एरो हेड जो होगा वो एंटीरियरली आगे 5 के साथ अंडरकट को इंगेज कर लेगा, तो उससे आपकी एडिशनल जो है रिटेंशन वो इंक्रीज़ हो जाएगी बेसिकली। और फिर आप है कि उसमें बकल ट्यूब ऐड कर दें। बकल ट्यूब ऐड कर देंगे तो ऑब्वियसली आपके पास एक्स्ट्रा ओरली अगर कोई आप अप्लायंस लगाते हैं तो वो उसके साथ इंगेज हो सकती है, जिस तरह आपका कोई हेड गियर वगैरह हो जाता है। फिर एडम्स विद डिस्टल एक्सटेंशन है, तो उसमें भी ऐसे ही है कि एक डिस्टली एक वायर का एक लूप बना देंगे, तो उसमें भी आप इलास्टिक्स इंगेज कर सकते हैं। और फिर इंसाइजर्स और प्री मोलर्स पे भी आप जो है वो एडम्स लगा सकते हैं। फिर आपके पास जो इम्पोर्टेंट चाहिए बेसिकली था सारा आपका एडम्स क्लैस्प। और फिर आपके पास आ जाता है जो इम्पोर्टेंट है वो बॉल एंडेड क्लैस्प है। बॉल एंडेड क्लैस्प सिंपली है कि स्ट्रेट वायर के आप एंड पे एक बॉल बना देते हैं, यानी उसको एक राउंड टर्न देके कंप्रेस करके छोटा सा एक बॉल बना देते हैं और उसको आप क्लूजल एम्ब्रेजर से पास करवा के तो मीजियल बेसिकली उसको 2 दांतों के दरमियान की स्पेस में रख देंगे। अब जहाँ पे उन दोनों के दांतों का कांटेक्ट है उससे नीचे वो पड़ा होगा, जब आप उसको अप्लायंस को उठाएंगे तो वो ऊपर आने की कोशिश करेगा, तो वो जहाँ पे दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मैक्सिमम कन्वेक्सिटी है, वहाँ पे फंस जाएगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट है आपका बॉल एंडेड क्लैस्प का। तो बेसिकली ये भी जो प्रॉक्सिमल अंडरकट है उसको इंगेज करता है।
हाँ, तो ये इम्पॉर्टेंट है। बाकी जो है वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसने बताए हुए हैं। उसमें साउथ हैंड आ जाता है, ट्रायंगुलर ग्लास पे शॉर्ट्स और क्रोजैट है, तो उसकी भी सिंपल पिक्चर्स देख लें तो आपको आइडिया हो जाता है कि इसमें क्या क्या होगा। हाँ, फिर हमारे एक्टिव कंपोनेंट्स आ जाते हैं। तो एक्टिव कंपोनेंट्स को अगर ब्रॉडली क्लासीफाई कर लें, जो रिमूवेबल अप्लाइंसेस में लगते हैं, तो वो आपकी बोज, स्प्रिंग्स, स्क्रूज़ और इलास्टिक्स होते हैं। तो इनको एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपकी हैं बोज। बोज बेसिकली ये है कि एक वायर होगी जो दांतों को इंटीरियरली टच कर रही होगी। बेसिकली सिंपल ये बो है आप क्या लें। तो उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, और बोज का बेसिकली काम आपका इंसाइजर की रिट्रैक्शन होता है। तो जो आपकी सबसे कॉमनली यूज़ होती है शॉर्ट लेबियल बो, जिसको आप कह लें, या सिंपल लेबियल बो कह लें, तो वो इस तरह आपकी एक वायर होती है जो इंटीरियर, जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट दांत होता है इंटीरियरली, उसको टच करती हुई यू शेप में पीछे जा रही होती है, यानी जिस शेप की आपकी आर्च है उस शेप में। और केनाइन से पोस्टीरियरली बेसिकली यहाँ पे यू शेप इसका बेंड आता है दोनों साइड पे, और केनाइन के डिस्टली ये क्लूजल एम्ब्रेज से पास हो गए तो पीछे एक रेली की प्लेट में चली जाती है पैलेटली। तो इसको एक्टिवेट ऐसे करना होता है कि जो आप दोनों तरफ के यू लूप्स हैं, इनको अगर आप कंप्रेस कर दें तो जो इंटीरियर सारा आपका बना हुआ है जो दांतों को टच कर रहा है, वो कंप्रेस हो जाएगा पीछे की तरफ को। तो वो फोर्स लगाएगा दांतों को पीछे की तरफ, और आहिस्ता आहिस्ता स्पेसिस के अंदर अगर होंगी, ऑब्वियसली होंगी, तो आप रिमूवेबल अप्लायंस दे रहे हैं, तो वो इंटीरियर दांतों की रिट्रैक्शन होगी। उसके बाद आपका पेशेंट आगे कहेगा कि अब ये लूज़ हो गई है, तो आप दोबारा यू लूप्स को आप टाइट करेंगे। उसके बाद वो थोड़ी सी वायर और पीछे आ जाएगी और फिर दांतों पे फोर्स लगाएगी, फिर थोड़े से दांत पीछे चले जाएंगे, फिर आप दोबारा उसको एक्टिवेट करेंगे यू लूप्स को कंप्रेस करके। तो ये सारा इसका बेसिकली मैकेनिज़्म है, लेबियल बोस कैसे काम करती हैं। फिर आपकी है लॉन्ग लेबियल बो। लॉन्ग लेबियल बो में और शॉर्ट लेबियल बो में सिर्फ डिफरेंस ये है कि लॉन्ग लेबियल बो जो है वो फर्स्ट प्रीमोलर के डिस्टली आपकी यू लूप के बाद पीछे जाएगी, यानी उसकी थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा होगी। जो आपकी शॉर्ट लेबियल बो है वो केनाइन तक होगी, जो लॉन्ग लेबियल बो है वो फर्स्ट प्रीमोलर तक होगी। उसका यू लूप और सारा जो एंड हो रही है वो फर्स्ट प्रीमोलर के डिस्टली एंड होगी। और क्योंकि वो थोड़ी सी लेंथ में ज़्यादा है तो वो थोड़ी सी मोर फ्लेक्सिबल होगी। तो जहाँ पर ज़्यादा आपकी हो, क्योंकि वो थोड़ी सी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, तो मतलब वो जो शॉर्ट लेबियल वो है थोड़ी सी ज़्यादा इफेक्टिव है। तो बाकी उसका जो इंडिकेशन है वो सारी वही है कि इंटीरियर स्पेस क्लोजर और ओवरजेट रिडक्शन के लिए यूज़ होता है। और फिर आपके पास आ जाती है स्प्लिट लेबियल बो। तो स्प्लिट लेबियल बो में ये है कि जो राइट और लेफ़्ट साइड से दोनों आपके वायर्स आ रही होंगी वो एक दूसरे से मीट नहीं करेंगी, वो क्रॉस कर जाएंगी। यानी राइट वाली लेफ़्ट साइड पे चली जाएगी, लेफ़्ट वाली राइट साइड पे चली जाएगी, मिड लाइन क्रॉस कर जाएंगी। तो जो मिड लाइन क्रॉस कर जाएंगी, और आप उसको फॉर एग्ज़ाम्पल जो सेंट्रल इंसाइज़र है ऑपोजिट साइड वाला, उसके डिस्टली अगर आप उसको इंगेज कर देते हैं तो ये एक अप्लायंस बन जाती है जिससे आप मिडलाइन डायस्टीमा क्लोज़ कर सकते हैं। तो इसको आप कहेंगे कि ये स्प्लिट लेबियल बो है मिडलाइन डायस्टीमा के क्लोजर के लिए। जबकि अगर सिंपल आपकी दो स्प्लिट, सिर्फ सेंटर में स्प्लिट है जो बो है, यानी सेंटर से अलग अलग वायर है दोनों साइड पे, सेंटर से मीट नहीं की हुई, सिंगल वायर नहीं है, तो वो सिंपल रिट्रैक्शन के लिए यूज़ होगी। जबकि अगर आप वायर्स को, मतलब राइट साइड से जो वायर आ रही है वो लेफ़्ट साइड के इंसाइज़र के डिस्टली आपको इंगेज करवा दें, और इसी तरह दूसरी साइड वाले ऑपोजिट इंसाइज़र से के डिस्टली इंगेज करवा दें, तो ये आपकी मिडलाइन डायस्टीमा क्लोजर करने के लिए जो है वो बन जाएगी। फिर आपकी रिवर्स लेबियल बो है। रिवर्स लेबियल बो में ये है कि जो आपका यू लूप बनना है वो पीछे से आगे की तरफ बनेगा, आगे से पीछे की तरफ नहीं बनेगा। ये भी पिक्चर में इजीली शो हो रहा है कि किस तरह आपका है। तो इसका भी एडवांटेज ये है कि क्योंकि इसी में थोड़ी सी वायर ज़्यादा यूज़ हो, जो वायर है वो ज़्यादा यूज़ हो जाएगी, तो ये भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होगा। इसको एक्टिवेट सिंपल इस तरह करना है कि आपने यू लूप को ओपन करना है डिस्टली। तो जब यू लूप ओपन होगा डिस्टली तो ऑब्वियसली इंटीरियरली जो वायर है वो नीचे चली जाएगी, और फिर सेकंड लूप सेकंड जो आपने टर्न देना है वो इस तरह देना है कि आपकी जो इंटीरियर वायर है वो ऊपर की तरफ आ जाए। तो जब ये दोनों काम करेंगे तो जो इंटीरियर वायर लगी हुई है, बो लगी हुई है जो आपकी, बेसिकली वो पीछे की तरफ आ जाएगी थोड़ा सा, और इंसाइजर्स पे फोर्स लगाएगी। और फिर रॉबर्ट्स रिट्रैक्टर है। तो जो हमारा रॉबर्ट्स रिट्रैक्टर है ये इस तरह है, इसमें ये मॉडिफिकेशन है कि जो यू लूप आपका बनना है उसमें यू लूप के जो सुपीरियर मोस्ट पॉइंट होगा वहाँ पे आपने एक
लूप बना देना है या हीलिक्स बना देना है, आप ऐसे कह लें। तो जो हीलिक्स बना होगा वो बेसिकली एक तो थोड़ा सा मज़ीद फ्लेक्सिबल कर देगा वायर को, तो जो ज़्यादा प्रोक्लाइंट दांत होंगे वो इस अप्लायंस से आप पीछे लेके आ सकते हैं, यानी ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि क्योंकि इसमें आपने एक लूप बनाना है या हीलिक्स बनाना है, तो इसके लिए आपको ज़रा थिन वायर यूज़ करनी पड़ती है। 0.5 मिलीमीटर वाली वायर जो होती है वो यूज़ करते हैं। और क्योंकि ये थिन वायर ज़्यादा होती है तो इसकी सपोर्ट के लिए सिर्फ इसके आउटर साइड पे आप एक वक्ल ट्यूबिंग दे देते हैं, या सिंपल ट्यूबिंग जो हैवी वायर की होती है वो दे देते हैं आप। अब फिर आपका मिल्स रिट्रैक्टर है, तो उसमें भी सिंपल ये है कि उसमें कुछ एडिशनल बेंड्स दिए होते हैं वायर को, वायर की लेंथ इंक्रीज़ करने के लिए, जिससे उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। काम उसका भी वही है कि उसने रिट्रैक्शन करवानी है। और फाइनली आपका हाई लेबियल बो है विद एप्रन स्प्रिंग। तो हाई लेबियल बो में ये है कि जो आपकी बो है वो दांतों को टच नहीं कर रही होती, वो वेस्टिब्यूल में से पास कर रही होती है, और उसके ऊपर से आपका एक एप्रन स्प्रिंग आ रहा होता है नीचे जो दांतों को टच करता है। तो एप्रन स्प्रिंग को बेसिकली आपने जो है वो पोस्टीरियरली ओपन करते जाना है या पोस्टीरियरली पुश करते जाना है, तो हर विज़िट के बाद वो पीछे को दांतों को पुश करता जाता है। और फाइनली आपकी है फिटेड लेबियल बो। तो जो फिटेड लेबियल बो है ये बेसिकली आपके इंटीरियर दांतों के कंटूर के हिसाब से बनाई होती है। ये सिर्फ इस तरह नहीं होती कि जो मोस्ट प्रोक्लाइंट टीथ है उसको टच कर रही होगी, ये हर दांत को उसके कंटूर के हिसाब से टच करती हुई जा रही होगी। तो ये बेसिकली आपकी बोज थी। नेक्स्ट फिर आपकी स्प्रिंग्स हैं। तो जो स्प्रिंग्स हैं आपके, ये भी बेसिकली डिफरेंट तरीके से आप यूज़ करते हैं और ये डिफरेंट मूवमेंट्स करवा सकते हैं। इससे आप लेबियली भी टीथ मूव करवा सकते हैं और माइनर रोटेशंस भी करवा सकते हैं। हाँ, तो जो उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो फैक्टर्स आपने देखने होते हैं, तो उसमें सबसे पहले आपके पास आ जाता है कि उसकी फ़ोर्स का एक फार्मूला है, वो आपको पता होना चाहिए। तो फोर्स का जो फार्मूला है वो D4/L3 है। तो बेसिकली इससे आपको आइडिया हो जाता है कि आपका जो स्प्रिंग है वो कितनी फ़ोर्स लगाएगा उसकी लेंथ और डायमीटर के हिसाब से। तो इससे पता ये चल रहा है कि अगर आप डायमीटर को डबल करते हैं तो फोर्स में 16 टाइम्स जो है वो इंक्रीज़ आ जाएगा, जबकि अगर आप लेंथ को डबल करते हैं तो 8 टाइम्स फोर्स रिड्यूस हो जाएगी। तो इस हिसाब से सारा आपने देख लेना कि आपको कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है, तो आप कितनी लेंथ रखेंगे और किस डायमीटर की वायर से आप ये स्प्रिंग बनाएंगे। तो यूजुअली वो कहता है कि 20 ग्राम्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द रूट एरिया यूजुअली टूथ मूवमेंट्स के लिए जो फोर्स है वो रिक्वायर्ड होती है। और फिर उसमें जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसमें आपके पास सबसे पहले फिंगर स्प्रिंग आ जाता है। फिंगर स्प्रिंग बेसिकली कैंटिलीवर स्प्रिंग है। कैंटिलीवर बेसिकली किसी भी ऐसी चीज़ को कहते हैं जो एक साइड से कहीं पे फिक्स्ड हो और दूसरी साइड से फ्री हो। और जिस तरह जो स्विमिंग पूल्स के साथ बोर्ड पड़ा होता है जिस पे आप जंप करके प्रोपल्शन ले के जंप करते हैं, वो बेसिकली आपका कैंटिलीवर की एग्जांपल है। एक साइड से वो फिट है, फिक्स हुआ हुआ है, और दूसरी साइड से फ्री है। तो इसी तरह ये भी सिंगल कैंटिलीवर स्प्रिंग होता है, यानी एक साइड से ये एक्रेलिक की प्लेट के अंदर होगा, दूसरी साइड से ये बिल्कुल फ्री है, दांत के साथ टच कर रहा हो। और इससे जो इंटेंशनल मूवमेंट्स होती हैं वो आपकी मीजियल और डिस्टल मूवमेंट्स होती हैं। तो ये आप फॉर एग्जांपल इस तस्वीर के अंदर आपका जो मिड लाइन स्पेसिंग है उसमें आपने 2 फिंगर स्प्रिंग्स दिए हुए हैं जो दोनों दांत के डिस्टली पड़े हुए हैं। और पीछे आगे इसमें एक यू लूप होता है या हीलिक्स होता है, और उसके पीछे आपका रिटेंटिव आर्म है जो एक्रेलिक के अंदर चला जाता है। तो मतलब आपकी जो एक्टिव कंपोनेंट है आगे, वो इस केस के अंदर अगर आप लेफ़्ट साइड वाला देख लेते हैं जो नीचे बना हुआ है बी पिक्चर में, अगर आप देख लें तो जो एक्टिव कंपोनेंट है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा है दांत के साथ। तो जो आपका नीचे हीलिक्स बना हुआ है वो इससे ऑपोजिट होगा। हीलिक्स की डायरेक्शन राइट से लेफ़्ट है। ये इसकी फैब्रिकेशन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हीलिक्स की जो डायरेक्शन है वो एक्टिव कंपोनेंट की डायरेक्शन से ऑपोजिट होनी चाहिए, यानी बेसिकली जिस तरफ की मूवमेंट करवानी है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका हीलिक्स होगा। तो इसको आप ओपन करेंगे तो ऑब्वियसली जो वायर है वो राइट साइड की तरफ जाएगी, दांत पे फोर्स लगाएगी और वो बंद हो जाएगी स्पेस जो है। फिर इसी तरह क्रैंक्ड सिंगल कैंटिलीवर स्प्रिंग होता है, उसमें एक आपके यहाँ बेंड दिया होता है, और इसका काम बेसिकली ये होता है कि ये लेबियली दांतों को मूव करवाता है। अगर आपका दांत क्रॉस बाइट में तो आप रिमूवेबल अप्लायंस के साथ बाइट रेज करके तो ये वाला स्प्रिंग दे सकते हैं। उसी तरह का आपका जी स्प्रिंग होता है। जी स्प्रिंग डबल कैंटिलीवर होता है। इसमें 2 लूप्स होते हैं और 2 बेंड्स होते हैं बेसिकली।
तो इसमें भी सिंपल ये है कि ये आपकी, अगर आप इसका वन पॉइंट कांटेक्ट रखेंगे तो ये आपका सिर्फ लेबियल ही मूव करवाएगा, लेकिन अगर आप मतलब अगर ये सारे दांत को सेंटर से पुश करेगा, जबकि अगर एक साइड से अगर आप इसे पुश करवाएं तो ये माइनर रोटेशंस भी करवा सकता है। तो इसको आप एक्टिवेट ऐसे ही करते हैं कि जो इसके हीलिक्स हैं या लूप्स हैं वो ओपन करते हैं, तो ये जो स्प्रिंग है ये आगे की तरफ खुलता है और दांत को आगे की तरफ पुश करेगा। तो ये आपका सिंपल है कि जी स्प्रिंग क्या होता है। फिर आपका टी स्प्रिंग है, उसकी शेप टी शेप की होती है और उसके भी पीछे दो यू शेप्ड के आपने लूप्स दिए होते हैं। तो यू शेप्ड के लूप्स को आप खोलते जाते हैं, वो आगे की तरफ दांत को पुश करता जाता है और वो लेबियल मूवमेंट हो जाती है। और फिर कॉफिन स्प्रिंग है जो आपका आर्च एक्सपेंशन के लिए यूज़ होता है। उसके भी जो दो लूप्स आपके क्लैस्प के साथ वाली साइड पे आपके एक्रिलिक से बाहर होते हैं, उनको आप प्लायर से थोड़ा सा ओपन कर देते हैं तो वो दांतों पे बकली फोर्स लगाता है और आपकी एक्सपेंशन हो जाती है। तो उनमें फ़र्स्ट आपका सिंपल यू लूप कैनाइन रिट्रैक्टर है। तो जिस तरह आपकी लेबियल बहुत ही ये सिंपल उस तरह का है, लेकिन ये सारे इंटीरियर दांतों पे नहीं जाता, ये सिर्फ आपका यू लूप जो है उसके बाद कैनाइन के साथ से ये कैनाइन के मीजियली पीछे चला जाएगा प्लेट के अंदर। तो जब आप यू लूप को कंप्रेस करेंगे तो सारी फोर्स आपकी कैनाइन पे लगेगी, कैनाइन रिट्रैक्ट हो जाएगा। दूसरा आपका हेलिकल कैनाइन रिट्रैक्टर है, इसको आप रिवर्स लूप भी कहते हैं। तो जिस तरह लेबियल बो के अंदर जो रिवर्स लूप था बिल्कुल उसी तरह है कि जो यू शेप है वो उल्टा बना हुआ है, यानी पीछे से आगे की तरफ यू शेप बनाई हुई है हमने, और उसी के अंदर आपने एक हीलिक्स इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, यानी एक पूरा राउंड बेंड दिया हुआ है वायर को। जब इस पॉइंट में आप प्लायर डाल के खोलेंगे इसको, डिस्टली खुलेगा ये बेसिकली, तो एंटीरियरली फोर्स सारी आपके कैनाइन पे लगेगी और वो पीछे आ जाएगा। अब फिर आपके बकल और पैलेटल कैनाइन रिट्रैक्टर्स होते हैं। तो जो बकल कैनाइन रिट्रैक्टर्स हैं वो बेसिकली बकली प्लेस्ड आपके कैनाइंस के लिए यूज़ होते हैं, उनको अपनी पोजीशन पे लेके जाने के लिए। जबकि जो पैलेटल कैनाइन रिट्रैक्टर्स होते हैं वो पैलेटली इम्पैक्टेड या मतलब पैलेटली पड़ा है अगर आपका कैनाइन, तो उसके लिए यूज़ होते हैं। और लास्टली आपके स्क्रूज़ होते हैं, बल्कि इलास्टिक्स हैं उसके बाद। तो जो स्क्रूज़ होते हैं वो बेसिकली आपके, जिस तरह आपने एक्सपेंशन में पढ़ा था, स्प्लिट एक्रिलिक प्लेट के अंदर लगते हैं और उसको एक्टिवेट करते जाएं और वो आपकी एक्सपेंशन भी करवा सकता है। जिस तरह उसको लगाएंगे स्प्लिट एक्रिलिक प्लेट के अंदर, जिस तरह यहाँ उसने पहले में जो लगाया उसमें आपकी एक्सपेंशन होगी, दूसरे में जो लगाया उसमें बकली दांत मूव होंगे, तीसरे में जिस तरह उसने लगाया उसमें डिस्टली दांत मूव होंगे। तो डिफरेंट तरीक़ों से आप लगा के डिफरेंट मूवमेंट्स करवा सकते हैं। और लास्टली आपके इलास्टिक्स हैं जो रेयरली ही रिमूवेबल अप्लाइंसेस के साथ यूज़ होते हैं, जिस तरह आपकी पावर चेन हो गई फॉर एग्जांपल, और यूजुअली ये आपके फिक्स्ड अप्लाइंसेस के साथ ही यूज़ होते हैं। तो फाइनली आपकी जो तीसरी चीज़ है वो बेस प्लेट है। तो बेस प्लेट ने बेसिकली सारी चीज़ों को मिला के रखना है। तो उसमें आपकी जो उसके फंक्शंस हैं उसमें आ जाते हैं कि उसने यूनाइट करना सारे कंपोनेंट्स को, एंकरेज देनी है, वायर कंपोनेंट्स को सपोर्ट करना है, जो सारी फोर्सेस हैं उसको लार्जर एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, और इसके अंदर आप बाइट प्लेन्स लगा सकते हैं जिससे आप बाइट ओपन करके, फॉर एग्जांपल अगर क्रॉस बाइट है तो उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने पेशेंट को थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस दे देनी होती हैं कि इसकी मैनेजमेंट किस तरह की है, इसकी सफाई किस तरह करनी है, इसको पहनना किस तरह है, उतारना किस तरह है, और आपकी रिमूवेबल अप्लाइंसेस जो हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं।